हाय। आज हम सेरेब्रल पल्सी का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में इसकी जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, सेरेब्रल पल्सी क्या है, वो करा चुकी हूँ। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स, कोजेज़ और टाइप्स भी कराए हैं। टाइप्स मैंने बोला था मैं थोड़ा आपको डिटेल में कराऊंगी, तो आज वही मैं आपको आगे सेरेब्रल पल्सी में कराऊंगी। आज हम करेंगे सेरेब्रल पल्सी में इसकी जो टाइप्स हैं, वो अदर फॉर्म्स हैं, एसोसिएटेड कंडीशन हैं जो सेरेब्रल पल्सी के साथ, रिस्क फैक्टर क्या हैं और जो ये प्रिवेंटेबल है या नहीं है, और साथ ही साथ जो इसके टाइप्स हैं उनकी फीचर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स बताए थे, उनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आता है स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डिसऑर्डर। सीपी का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो क्या है? स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी। पीपल हैव स्टिफ मसल्स एंड ऑकवर्ड मोमेंट्स। जिनको स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी होती है उनकी मसल्स कैसी होती है? स्टिफ होती हैं, कड़ापन होता है उनमें, और उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? ऑकवर्ड होती है। फॉर्म्स ऑफ स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी इंक्लूड, जो स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी है उसकी जो फॉर्म्स क्या हैं, अलग अलग हैं। इसमें पहली है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया या हेमीपैरेसिस। इसमें क्या होता है? टिपिकली अफेक्ट्स द आर्म एंड हैंड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है? एक हाथ और एक पैर, एक तरफ का, बॉडी की एक तरफ का एक हिस्सा वो अफेक्टेड होता है। बट इट ऑल्सो कैन इंक्लूड द लेग। लेकिन इसमें क्या है? जो लेग है वो भी इंक्लूड हो सकती है। चिल्ड्रन विद स्पास्टिक हेमीप्लेजिया जनरली वॉक लेटर एंड ऑन टिपटो बिकॉज ऑफ टाइट हील टेंडन्स। हेमीप्लेजिया में क्या होता है? बच्चा है, देरी से चलना स्टार्ट करता है और टॉ की टिप पर चलता है। उनकी जो हील हैं, एड़ियाँ हैं, वो टाइट होती हैं। द आर्म एंड लेग ऑफ द अफेक्टेड साइड आर फ्रिक्वेंटली शॉर्टर एंड थिनर। जो अफेक्टेड आर्म और लेग होती है वो ज़्यादातर क्या होती है? शॉर्ट होती है और कमज़ोर होती हैं। सम चिल्ड्रन विल डेवलप एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। कुछ बच्चों में एबनॉर्मल, असामान्य कर्वेचर, वक्रता हो जाती है उनकी स्पाइन में, और इसको क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्कोलियोसिस। एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन क्या बोला जाएगा? स्कोलियोसिस। अ चाइल्ड विद स्पास्टिक हेमीप्लेजिया मे ऑल्सो हैव सीजर। जिस बच्चे को स्पास्टिक हेमीप्लेजिया है उसको सीजर्स भी हो सकती हैं। स्पीच विल बी डिलेड एंड एट लास्ट मे बी कॉम्पिटेंट बट इंटेलिजेंस इज यूजुअली नॉर्मल। और बाकी इसमें क्या होता है? जो स्पीच है वो डिले हो सकती है, डिले होगी, और बच्चा है सक्षम हो सकता है, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल होगी। जैसे कि मैंने आपको पिक में दिखाया था, हेमीप्लेजिया में एक साइड अफेक्टेड होती है, ये आप इसमें देख सकते हो। पहला है मोनोप्लेजिया, सेकंड है हेमीप्लेजिया। इसमें क्या है? वन साइड अफेक्टेड है। फिर नेक्स्ट आता है स्पास्टिक डायप्लेजिया या डायपैरेसिस। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स मसल स्टिफनेस दैट इज प्रीडोमिनेंटली इन द लेग्स एंड लेस सीवियरली अफेक्ट द आर्म्स एंड फेस, ऑल्दो द हैंड्स में बी क्लमसी। इसमें मसल स्टिफनेस ज़्यादा होती है, कड़ापन होता है उसमें, और इसमें जो लेग्स हैं ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, ज़्यादातर इफेक्टेड होती हैं आर्म्स की कंपैरिजन में। आर्म्स और फेस की कंपैरिजन में उसकी लेग्स हैं ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, दोनों लेग्स, इसलिए इसको डाई बोला गया है। और ऐसा हो सकता है कि जो हाथ हैं वो क्लमसी हो सकती हैं। टेंडन रिफ्लेक्सेस इन द लेग आर हाइपर एक्टिव। जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होती हैं वो क्या है? हाइपर एक्टिव होती हैं लेग्स में।
मतलब खुद से जो होने वाली जो क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो। टोज पॉइंट अप व्हेन द बॉटम ऑफ द फुट इज स्टिमुलेटेड, जो टॉज पॉइंट है वो ऊपर होता है व्हेन द बॉटम ऑफ द फुट इज स्टिमुलेटेड, जब जो पैर है उसकी जो तली होती है पैर की उसमें उत्तेजना होती है। टाइटनेस इन सर्टेन लेग्स मसल्स मेक द लेग्स मूव लाइक द आर्म्स ऑफ अ सीजर, जो टाइटनेस होती है उसमें क्या होता है, लेग्स मसल्स हैं कैसे मूव करती हैं, जैसे सीजर की आर्म्स, जब हम सीजर चलाते हैं उसकी आर्म्स मूव करती हैं। चिल्ड्रन में रिक्वायर अ वॉकर और अ लेग ब्रेसेस, बच्चे को उसके लिए क्या चाहिए होता है, वॉकर चाहिए होता है या फिर लेग ब्रेसेस चाहिए होती हैं। इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज स्किल्स आर यूजुअली नॉर्मल, और जिन बच्चों को स्पास्टिक डायप्लेजिया होता है उनकी इंटेलिजेंस कैसी होती है और लैंग्वेज स्किल कैसी होती है, नॉर्मल होती है ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट आता है स्पास्टिक या क्वाड्रिप्लेजिया या क्वाड्रीपैरेसिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडरेट टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का, और ये मॉडरेट से लेकर सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसमें हो सकती है। इट इज कोज्ड बाय वाइड स्प्रेड डैमेज टू द ब्रेन, और ये ब्रेन के एक ज़्यादा जो हिस्से में डैमेज की वजह से हो सकती हैं, और सिग्निफिकेंट ब्रेन मालफॉर्मेशन या फिर ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से, उसका अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से ये टाइप हो सकता है। चिल्ड्रन विल ऑफन हैव सीवियर स्टिफनेस इन देयर लिम्स बट अ फ्लपी नेक, जो बच्चे होते हैं जिनको स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होता है उनमें सीवियर स्टिफनेस होती है उनके लिम्स में, हाथ पैरों में, बट जो उनकी नेक होती है वो फ्लपी होती है। दे आर रेयरली एबल टू वॉक, वे मुश्किल से ही चल पाते हैं। स्पीकिंग एंड बीइंग अंडरस्टूड आर डिफिकल्ट, उनकी जो स्पीकिंग होती है वो काफ़ी समझने में कठिनाई महसूस होती है। सीजर्स कैन बी फ्रिक्वेंट एंड हार्ड टू कंट्रोल, सीजर्स जो इस टाइप में आते हैं वो काफ़ी, उनकी जो स्पीड है, फ्रिक्वेंसी है, काफ़ी होती है और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, इसमें क्या होता है, ऑल्सो इंक्लूड एथिटॉइड, कोरिएथिटॉइड एंड डिस्टोनिक cerebral palsies is characterized by slow and uncontrollable writhing or jerky movement of the hands, feet, arm और legs। इसमें uncontrollable movements होती हैं और slow होती है। यहाँ पे जो writhing और jerky movements होती हैं, jerky मतलब झटकेदार, झटके के साथ बच्चा कोई काम करता है, चलता है तो एकदम झटके के साथ चलता है। हाइपर एक्टिविटी इन द मसल्स ऑफ द फेस एंड टंग मेक्स सम चिल्ड्रन ग्रेमेस और ड्रूल। हाइपर एक्टिविटी होती है मसल्स में, फेस की और टंग की। जो फेस और टंग होता है उसमें बच्चे की क्या होता है, ऐठी हुई हो सकती है, उसका फेस की जो मसल्स होती हैं ऐठी हुई हो सकती हैं, ऐठा हुआ मुंह बोलते हैं जिसको, टाइट होता है। और ड्रूलिंग, जो लार टपकाता है बच्चा, वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा होती है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सिट स्ट्रेट और वॉक, वे जो सीधा चलने में या खड़ा होने में, बैठने में सीधा डिफ़िकल्टी महसूस करती हैं। सम चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम हियरिंग, कंट्रोलिंग देयर ब्रीदिंग एंड और कोऑर्डिनेटिंग द मसल्स मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीद लेने में, ब्रीदिंग पे कंट्रोल कम होता है उनका, और कोऑर्डिनेशन होती है मसल्स मूवमेंट की बोलने के लिए, उसमें भी उनको समस्या होती है।
इंटेलिजेंस इज रियरली अफेक्टेड इन दीज फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पल्सीज। और जितनी भी ये फॉर्म आपने पढ़ी है सेरेब्रल पल्सी की, इनमें जो इंटेलिजेंस है वो रियरली ही अफेक्ट होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप में, अटैक्सिक सेरेब्रल पल्सी। इसमें क्या होता है, अफेक्ट्स बैलेंस एंड डेप्थ परसेप्शन। इसमें ये बैलेंस को, संतुलन को, जो डेप्थ परसेप्शन है उसको अफेक्ट करती हैं। चिल्ड्रन विद अटैक्सिक सीपी विल ऑफन हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। जो बच्चे होते हैं अटैक्सिक सीपी वाले, उनमें पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। वॉक अनस्टेडली विद अ वाइड बेस्ड गेट। और जो ये बच्चे लड़खड़ाते हुए चलते हैं वाइड गेट के साथ, यानी उनकी चाल क्या होती है, वाइड होती है। दे हैव डिफिकल्टी विद क्विक और प्रिसाइज मूवमेंट। इन बच्चों में क्या होता है, क्विक और प्रिसाइज मूवमेंट्स होती है, सच एज राइटिंग और बटनिंग अ शर्ट, जैसे कि लिखना या फिर शर्ट को बटन करना। और अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट सच एज रीचिंग फॉर अ बुक। इनमें जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने में टाइम लगता है, समय लगता है। फिर है मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पल्सी। मिक्स टाइप में क्या होता है सेरेब्रल पल्सी के में, जैसा कि नाम से पता चलता है, जो ऊपर वाली जितने भी टाइप्स पढ़े हैं आपने उनका मिक्सअप होता है इस टाइप में। रेफर टू सिम्टम्स दैट डोंट कॉरस्पॉन्डेंस टू एनी सिंगल टाइप ऑफ सीपी बट आर अ मिक्स ऑफ टाइप्स। इसमें क्या कहा गया है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो समान नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिंगल टाइप से सेरेब्रल पल्सी के, बल्कि उनका क्या होता है, एक मिक्सचर होता है इस टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विद मिक्स्ड सीपी मे हैव सम मसल्स दैट आर टू टाइट एंड अदर्स दैट आर टू रिलैक्स्ड। इसमें क्या होता है, उदाहरण के तौर पर जो मिक्स सीपी है उसमें या तो बच्चे की मसल्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती हैं या कुछ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकती हैं, क्रिएटिंग अ मिक्स ऑफ स्टिफनेस एंड फ्लफीनेस। इसमें मिक्सचर होता है स्टिफनेस का और फ्लफीनेस का। जैसे कि आप यहाँ पे टाइप्स देख सकते हो सेरेब्रल पल्सी के। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पल्सी डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड। ये ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट होता है उसके आधार पर जो भी कैटेगराइज किए गए हैं सेरेब्रल पल्सी के टाइप्स वो हैं। इसमें जो ये ब्रेन का अपर जो पार्ट है ये पिंक कलर में अफेक्ट दिखाया गया है। स्टिफ मसल्स होती है, इसमें स्पास्टिसिटी होती है एसोसिएटेड विद डैमेज टू और डेवलपमेंटल डिफरेंस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये अफेक्ट होता है तो स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है, स्टिफ मसल्स होती हैं। अगर बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होता है इसमें तो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती हैं, जिनको अनियंत्रित मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें आता है डिस्काइनेसिया एसोसिएटेड विद डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया। इसमें बेसल गैंग्लिया पार्ट है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है। अगर सेरेब्रल डैमेज होता है, सेरेब्रलम डैमेज होता है तो उसमें क्या होता है, पुअर बैलेंस होता है एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसको अटैक्सिया बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अटैक्सिया में, अटैक्सिया जो सेरेब्रल पल्सी का टाइप है उसमें कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, सेरेब्रलम, सेरेब्रलम इफेक्ट होता है। ऐसे ही डिस्काइनेशिया में पूछ लिया जाए तो उसमें बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होता है। स्पास्टिक में पूछ लिया जाए तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मिक्स्ड में मल्टीपल एरियाज अफेक्ट होते हैं ब्रेन की। ये मैंने कल आपको दिखाया था, जो बॉडी पार्ट्स हैं कौन सा इफेक्ट होता है उसके आधार पर ये इनको कैटेगराइज किया गया है। मोनोप्लेजिया में एक लिम्ब अफेक्ट होता है, हेमिप्लेजिया में बॉडी का एक पार्ट, आधा हिस्सा या तो लेफ्ट या राइट, और डाइप्लेजिया में या तो आर्म्स भी इफेक्ट हो सकती हैं, लेग्स, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है लेग्स इफेक्ट होती हैं, बोथ लेग्स। क्वाड्रिप्लेजिया में ओवरऑल बॉडी इफेक्ट होती है, आपके 4 लिम्स अफेक्ट होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने टाइप्स पढ़े हैं, अब देखेंगे जो इसके साथ सेरेब्रल पल्सी के साथ अदर कंडीशंस हैं जो एसोसिएटेड हो सकती हैं, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं जिसको। Approximately 30 to 50% of individuals with CP will be intellectually impaired. लगभग
कितने 30 से 50% जो इंडिविजुअल हैं सीपी के साथ वो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड होते हैं। मेंटल इम्पेयरमेंट इज मोर कॉमन अमंग दोज विद स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया देन इन दोज विद अदर टाइप ऑफ सेरेब्रल पल्सी। मेंटल इम्पेयरमेंट है ज़्यादातर किन में होती है, जिनको स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होता है, मतलब जिसमें चारों के चारों लिम्स अफेक्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा होती है कंपैरिजन अदर टाइप्स के। सीजर डिसऑर्डर मतलब दौरे किस में आते हैं, सीजर्स किस में आते हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं, इसके साथ ये कंडीशन भी एसोसिएटेड है। एज मैनी एज हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद सीपी हैव वन और मोर सीजर, या तो आधे या आधे से ज़्यादा जो सेरेब्रल पल्सी है जिन बच्चों को, उनमें एक या एक से अधिक सीजर्स आते हैं। चिल्ड्रन विद बोथ सेरेब्रल पल्सी एंड एपिलेप्सी आर मोर लाइकली टू हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बच्चे हैं जिनमें सेरेब्रल पल्सी और एपिलेप्सी दोनों होती हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट है डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस है सेरेब्रल पल्सी में, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, इसमें ब्रेन की या तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती या फिर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, डिलेड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। चिल्ड्रन विद मॉडरेट टू सीवियर सीपी, स्पेशली दोज विद स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, ऑफन लैग बिहाइंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे हैं मॉडरेट से लेकर सीवियर सीपी वाले, जिनमें मेनली स्पास्टिक क्वाड्रिपेरेसिस होता है, वे बच्चे ग्रोथ में और डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रहते हैं। इन बेबीज दिस लेग यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ टू लिटिल वेट गेन, और इसकी वजह से वे बच्चे कम ही वेट गेन कर पाते हैं। इन यंग चिल्ड्रन इट कैन अपीयर एज एबनॉर्मल शॉर्टनेस, और जो यंग चिल्ड्रन होता है उसमें ये एक एबनॉर्मल शॉर्टनेस के रूप में अपीयर होती है। एंड इन टीनेजर इट मे अपीयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टनेस एंड लैक ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, और टीनेजर्स में इसको किसके कॉम्बिनेशन में हो सकती है, शॉर्टनेस या फिर और लैक ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। द मसल्स एंड लिम्स अफेक्टेड बाय सीपी टेंड्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्मल। इसमें मसल्स और लिम्स हैं सीपी में क्या होते हैं, नॉर्मल की कंपैरिजन में वो थोड़े छोटे होते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद स्पास्टिक हेमिप्लेजिया। ज़्यादातर किस में, स्पास्टिक हेमिप्लेजिया में, जिसमें बॉडी का एक पार्ट या तो लेफ्ट या राइट अफेक्ट होता है। हुज लिम्स ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द बॉडी मे नॉट ग्रो एज क्विकली और एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्मल साइड। स्पास्टिक हेमिप्लेजिया में क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का वो कम ग्रो कर पाता है अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज एंड ऑस्टियोआर्थ्रिटिस। ऑस्टियोआर्थ्रिटिस इसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्पाइन कर्वेचर, जो स्पाइन है उसकी कर्वेचर में डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी उसकी वक्रता में कमी आ जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, या अभी आपने पीछे भी पढ़ा था स्कोलियोसिस। फिर है हम्प बैक, जिसको बोलते हैं काइफोसिस, एंड सैडल बैक, जिसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। फिर इसके अलावा आर एसोसिएटेड विद सेरेब्रल पल्सी, ये भी क्या होती हैं, सेरेब्रल पल्सी के साथ एसोसिएट रहती हैं। Spinal deformities can make sitting, standing and walking difficult and cause chronic back pain. और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से बैठना, खड़ा होना, चलने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर ऑन एंड मिसअलाइनमेंट ऑफ द जॉइंट्स में रिजल्ट इन osteoporosis, a breakdown of cartilage in the joints and bone enlargement. प्रेशर होता है उसकी वजह से, या फिर जो जॉइंट्स हैं उनकी मिसअलाइनमेंट की वजह से, मतलब इनकरेक्ट अरेंजमेंट की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, अ ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज इन द जॉइंट्स। कार्टिलेज होती है जॉइंट्स में और बोन्स में, उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है और बोन्स क्या है, एनलार्ज हो जाती हैं, साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इम्पेयरमेंट विजन,
Many children with CP have strabismus, commonly called cross eyes, which left untreated can lead to poor vision in one eye and can interfere with the ability to judge distance. बहुत से बच्चों में क्या होता है, इम्पेयर्ड विजन में स्ट्रैबिस्मस हो सकता है उनको, जिसमें क्रॉस आई होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिक दृष्टि होती है बच्चे की। अगर उसको बच्चे को ऐसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो उसको देखने में, दूरी का अंदाजा लगाने में उसको दिक्कत हो सकती है और उसका विजन कैसा हो सकता है, पुअर हो सकता है। सम चिल्ड्रन विद सीपी हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। और कुछ बच्चे होते हैं सीपी जिन्हें होता है, उनको वो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में और उनको समझने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। अदर चिल्ड्रन में हैव डिफेक्टिव विजन और ब्लाइंडनेस दैट ब्लर्स द नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन इन वन और बोथ आइज। और कुछ बच्चों में क्या होता है, डिफेक्टिव विजन होता है, या फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर ब्लर विजन हो सकता है। और ये आप उस बच्चे की जो विजुअल फील्ड है आँख का, एक आँख या दोनों आँखों की, उसको प्रभावित कर सकता है। ब्लर मतलब धुंधला दिखाई देता है उस बच्चे को। फिर है हियरिंग लॉस। Impaired hearing is also more frequent among those with CP than in the general population. जनरल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में जिन बच्चों को CP होता है उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है। सम चिल्ड्रन हैव पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस। कुछ बच्चों में मतलब आंशिक या किसी में पूर्ण हियरिंग लॉस होता है, पार्टिकुलरली एज द रिजल्ट ऑफ जॉइंडिस और लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग ब्रेन। और ये किस वजह से हो सकता है, या तो जॉइंडिस की वजह से या फिर ब्रेन में विकसित होते समय ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर सच एज डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स एंड स्पीकिंग क्लियरली। इसमें मतलब जिन बच्चों को सीपी होता है उनको वर्ड फॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है, क्लियरली बोलने में डिफिकल्टी होती है। आर प्रेजेंट इन मोर देन अ थर्ड ऑफ पर्सन्स विद सीपी। 1/3 पर्सन को ऐसा होता है सीपी वाले बच्चों को। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। पुअर स्पीच impairs कम्युनिकेशन एंड इज ऑफन इंटरप्टेड एज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसमें बच्चा इम्पेयर महसूस करता है। उसके साथ ही साथ ये बच्चे की जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इस वजह से वो इंटरप्ट होती है, विच कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू चिल्ड्रन विद सीपी। और जिसकी वजह से ये जो स्थिति होती है, ये जो कंडीशन होती है, बच्चे के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। स्पेशली द मेजोरिटी हु हैव एवरेज टू अबो एवरेज इंटेलिजेंस। ज़्यादातर उन बच्चों में जिनमें एवरेज से लेकर अबो एवरेज इंटेलिजेंस होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे ड्रोलिंग, लार टपकना बहुत ज़्यादा होता है। फिर है अनकॉन्टिनेंस यानी असंयमितता। फिर नेक्स्ट है एबनॉर्मल सेंसेशन एंड परसेप्शन, लर्निंग डिफिकल्टीज, इन्फेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म इलनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स, माल न्यूट्रिशन, डेंटल प्रॉब्लम, इनएक्टिविटी। और फिर इसके बाद आते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर बर्थ। सेकंड है मल्टीपल बर्थ्स। थर्ड है इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, mothers with thyroid abnormalities, intellectual disability, excess protein in the urine or seizures. ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कुछ बच्चे समझ भी जाएंगे लेकिन कुछ नहीं समझेंगे, तो उसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉर्मल जो डिलीवरी होती है तब उस टाइम बच्चा सिर की तरफ से पैदा होता है, जन्म लेता है। लेकिन ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बच्चा, ये एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा पैर की तरफ से जन्म लेता है। कॉम्प्लिकेटेड लेबर एंड डिलीवरी, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, मतलब स्मॉल पीरियड होता है। अगर गर्भावधि कम समय की होती है तो भी बच्चे को सीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो एपगर स्कोर,
ये एक स्केल है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए एपगर स्केल यूज़ किया जाता है, उसकी हेल्प से उस बच्चे को स्कोर दिया जाता है। जॉइंडिस, सीजर्स। फिर इसके बाद देखते हैं, कैन सेरेब्रल पल्सी बी प्रिवेंटेड? क्या सेरेब्रल पल्सी प्रिवेंटेड है? सेरेब्रल पल्सी रिलेटेड टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कांट बी प्रिवेंटेड। अगर सेरेब्रल पल्सी है जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज से कनेक्ट है, रिलेट है, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बट अ फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर कंजेनाइटल सेरेब्रल पल्सी कैन बी मैनेज्ड और अवॉइडेड। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कंजेनाइटल सेरेब्रल पल्सी से रिलेटेड होते हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूबेला और जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स जिसको खसरा बोलती हैं, जर्मन खसरा इज प्रिवेंटेबल इफ वुमेन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट। इसको मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है अगर पहले ही इनका पता चल जाता है, रूबेले का या जर्मन मिजल्स का, और उस वुमेन को वैक्सीनेट कर दिया जाता है। RH incompatibilities can also be managed early in pregnancy. Acquired cerebral palsy often due to head injury. जो acquired cerebral palsy होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, हेड इंजरी की वजह से होती है, आफ्टर बर्थ होती है, इज often preventable using common safety tactics. ये प्रिवेंटेबल है अगर अच्छे से योजना या युक्ति बनाई जाए, सच एज यूजिंग कार सीट्स फॉर इन्फेंट्स एंड टोडलर्स, जैसे कि बच्चे के लिए कार सीट यूज की जाए। फिर देखते हैं कि सेरेब्रल पल्सी है क्या। सेरेब्रल पल्सी इज, ये यहाँ पे ओवरऑल मतलब इसको निचोड़ दिया गया है इसका, यहाँ पर सेरेब्रल पल्सी क्या है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। सेकेंड है सेरेब्रल पल्सी इज क्रॉनिक। क्या है? क्रॉनिक है, स्थायी है। सेरेब्रल पल्सी इज इनक्योरेबल, इनक्योरेबल है। सेरेब्रल पल्सी इज परमानेंट, परमानेंट है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछ ले प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव, तो क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव है। सेरेब्रल पल्सी को क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉट कॉन्टेजियस, इट इज कम्युनिकेबल। ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये क्या है? और नहीं ये कम्युनिकेबल है। तो फीचर्स देखते हैं सेरेब्रल पल्सी के फीचर्स क्या हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था हमने स्पास्टिक टाइप एंड इट्स फीचर्स, अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। द मसल्स ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी हैव जनरलाइज्ड टाइटनेस एंड स्टिफनेस। इसमें क्या होता है? ज़्यादातर टाइटनेस होती है, स्टिफनेस होती है मसल्स में और बॉडी पार्ट में जो अफेक्टेड होता है। इफ़ यू ट्राई टू मूव द अफेक्टेड लिम्ब देन देयर विल बी रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मूवमेंट। अगर अफेक्टेड लिम्ब को ज़्यादा हिलाने की कोशिश की जाती है, मूव करने की कोशिश की जाती है, तो उस मूवमेंट के प्रति क्या एक रेसिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद क्या है? दिस टाइटनेस ब्लॉक्स मूवमेंट, और ये टाइटनेस ब्लॉक कर देती है मूवमेंट को। एंड इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड देन दिस मे लीड टू परमानेंट फिक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स मूवमेंट। अगर ये अनट्रीटेबल रह जाती है, इसको अनट्रीट रखा जाता है, तो वो फिक्सेशन क्या हो जाती है? परमानेंट हो जाती है, जिसमें क्या होता है? फिर धीरे धीरे उसको उस जॉइंट का मूव होना बिल्कुल बंद हो जाता है। यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद द पैटर्न ऑफ बैकवर्ड स्ट्रेचनिंग बॉडी एंड स्ट्रेटनिंग लेग्स मसल्स एंड बेंडिंग द आर्म्स टुवर्ड्स द बॉडी इन द आर्म्स। ज़्यादातर ये किससे एसोसिएटेड रहती है? पैटर्न ऑफ बैकवर्ड स्ट्रेचिंग बॉडी एंड स्ट्रेटनिंग लेग्स मसल्स।
जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एंड बेंडिंग द आर्म्स टुवर्ड्स द बॉडी, और आर्म्स मुड़ी रहती हैं किसकी तरफ, बॉडी की तरफ। टाइटनेस ऑफ द मसल्स इंक्रीजेज विद एक्साइटमेंट, फियर और एंग्जाइटी। जब बच्चा ज़्यादा एक्साइट फील करता है, डर महसूस करता है या फिर एंग्जाइटी महसूस करता है, तो उसको अपनी मसल्स में क्या महसूस होता है, टाइटनेस फील होती है। फिर नेक्स्ट टाइप आता है एथिटॉइड टाइप एंड इट्स फीचर। इसमें क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक इन एथिटोसिस इज इनवॉलेंट्री और पर्पजलेस मोमेंट्स विच आर अनकंट्रोलेबल। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री और पर्पजलेस मोमेंट्स होती हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दीज मोमेंट्स में भी स्लो, ये स्लो भी हो सकती हैं, फास्ट, जर्की, ट्रिमोर, स्विपिंग और रोटेटरी पैटर्न और अनपैटर्न। ये रोटरी पैटर्न की हो सकती है, स्विपिंग पैटर्न की हो सकती हैं, या फिर अनपैटर्न भी हो सकती हैं, उनमें कोई पैटर्न ना हो किसी तरह का। दीज मूवमेंट्स अपीयर व्हेन द चाइल्ड ट्राइज टू मूव, और ये तब अपीयर होती है जब बच्चा चलने की कोशिश करता है, एंड इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल मूवमेंट, और ये इंटरफेयर करती है बच्चे की नॉर्मल मूवमेंट में। दे आर इंक्रीज बाय एक्साइटमेंट, और ये भी क्या होती हैं, एक्साइटमेंट के साथ इंक्रीज कर जाती हैं। इनसिक्योरिटी एंड एफर्ट्स टू मेक मूवमेंट, और जब बच्चा इनसिक्योरिटी फील करता है या चलने की कोशिश करता है, मूवमेंट करने की कोशिश करता है हाथ पैर से, दे डिक्रीज इन सर्टेन पोस्चर, ये कुछ पोस्चर्स में डिक्रीज भी हो जाती है। व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइड और स्लीपी और ड्यूरिंग स्लीप, जब बच्चा थका हुआ होता है, टायर्ड, थका हुआ होता है, स्लीपी महसूस करता है, या फिर उसके सोने के दौरान। एथिटॉइड मूवमेंट्स यूजुअली अक्कर इन द होल बॉडी, ज़्यादातर ये क्या है, कंप्लीट जो बॉडी है उसमें होती है। समटाइम्स स्पास्टिसिटी में ऑल्सो टू प्रेजेंट, और कुछ कभी कभी क्या होता है, स्पास्टिसिटी भी इसके साथ प्रेजेंट रहती है। फिर नेक्स्ट आते हैं अटैक्सिया टाइप एंड इट्स फीचर। अटैक्सिया क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। द मेन मूवमेंट प्रॉब्लम आर डिफिकल्ट इन बैलेंस विद पुअर स्टेबिलिटी ऑफ द हेड, ट्रंक, शोल्डर्स एंड pelvic girdle। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होती हैं उसमें डिफ़िकल्टी, उनके संतुलन में डिफ़िकल्टी होती है, स्टेबिलिटी कम होती है यानी पुअर होती है बच्चे की। किस में स्टेबिलिटी कम होती है बच्चे की, जैसे हेड है उसको स्टेबल रखने में, ट्रंक को स्टेबल रखने में, शोल्डर या फिर pelvic girdle को स्टेबल रखने में। वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर प्रेजेंट बट क्लमजी एंड अनकोऑर्डिनेटेड। वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं और वो कैसी होती हैं, क्लमजी और अनकोऑर्डिनेटेड, उनमें कोई तालमेल नहीं होता है। देयर इज समटाइम्स डिफ़िकल्टी जजिंग डिस्टेंस व्हेन मूविंग, और इसमें कभी कभी क्या होता है, जज करने में डिस्टेंस, जब हम चल रहे हैं दूरी का अंदाज़ा लगाने में भी कठिनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क अ चाइल्ड टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, आइदर ही रीचेज टू फार और नॉट फार इनफ। फिर नेक्स्ट है, दिस मे बी accompanied by a tremor in the hands. Nystagmus, that is uncontrollable movement of eyeballs, may be present. इसमें nystagmus भी हो सकता है बच्चे को, जिसमें nystagmus जैसे मैंने आपको विजुअल इम्पेयरमेंट में पढ़ाया था, उसमें क्या था, आई बॉल्स हैं, उन पर कंट्रोल, उनकी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं होता है, ये भी बच्चे में प्रेजेंट हो सकता है। इफ़ द चाइल्ड इज एबल टू स्टैंड, he stands on a broad base, often raising his arms ready to save himself from falling। और इसमें बच्चा क्या होता है, जब खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो अपनी जो क्या है, खड़ा होने के लिए उसका जो बेस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, ब्रॉड होता है, और उसको ये लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, उसके लिए वो खड़े होते हुए पहले ही अपनी जो आर्म्स है उसको ज़मीन पे रखता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है। फिर आज लास्ट में इसके देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं, सेरेब्रल पल्सी में फैक्ट्स क्या हैं। अ पर्सन हैविंग सेरेब्रल पल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज नॉट मैड। एक व्यक्ति है जिसको सेरेब्रल पल्सी है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मूवमेंट से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, ये जरूरी है कि वो पागल हो। मैनी पीपल विद सेरेब्रल पल्सी हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। ज़्यादातर जो व्यक्ति होती है सेरेब्रल पल्सी वाले, उनमें क्या होती है, इंटेलिजेंस
नॉर्मल होती है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉट हेरिडिटरी, हेरिडिटरी नहीं होती है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉट अ कर्ज, ये एक अभिशाप भी नहीं है। इट कैन अफेक्ट द रिच एंड पुअर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड, मतलब ये अभिशाप नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि ये या तो गरीब को ही होगी या अमीर को ही होगी या किसी पर्टिकुलर कास्ट में होगी, ये किसी को भी हो सकती है। सेरेब्रल पल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आर नॉट द फॉल्ट ऑफ आइदर पेरेंट, और सेरेब्रल पल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती हैं वो जरूरी नहीं है, वो ये नहीं है कि पेरेंट्स का फॉल्ट है, उनकी वजह से हुई है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉट अ डिजीज, सेरेब्रल पल्सी क्या है, एक डिजीज नहीं है और एक इन्फेक्शन भी नहीं है, एक इन्फेक्शियस डिसेबिलिटी नहीं है ये। Thanks for watching and don't forget to like and subscribe my video.